हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 8 का पाठ क्रमांक 2 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 2 का नाम है खुले आकाश में। तो सफलता किसे मिलती है? जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है। तो पक्षी अपने पंखों से क्या करते हैं और अपने हाथों से आप क्या क्या कर सकते हो? तो पक्षी अपने पंखों से उड़ते हैं और उन्हीं के जो पंख होते हैं, उन्हीं पंखों से वो अपने सारे कार्य करते हैं खुले आकाश में उड़कर। और हमारे जो हाथ दिए हैं भगवान ने, क्यों दिए हैं? परिश्रम करने के लिए, मेहनत करने के लिए। अगर हम अभी मेहनत करेंगे तो हम आगे सफल हो जाएंगे। तो संघर्ष ही जीवन है। प्रत्येक जीव संघर्ष करके आगे बढ़ता है। विपरीत परिस्थितियों से जूझने वाला जीव शक्तिशाली होता है। उसमें जिजीविषा और उत्साह का संचार होता है। घोंसले से खुले आकाश में विचरने तक के संघर्ष की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इस धरती या समाज में वही अपना स्थान बना सकता है जिसमें विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता हो। मुसीबतों का सामना करके ही खुले आकाश में लक्ष्य पाया जा सकता है। तो प्रस्तुत कहानी जसवंत सिंह विरदी द्वारा लिखित और चंद्र प्रभा द्वारा अनुदित है। लेखक के घर के पिछवाड़े पक्षियों का जमघट लगा रहता है, यानी सारे पक्षी इकट्ठे वहां पे आते हैं बहुत सारे, क्योंकि लेखक की पत्नी पक्षियों के लिए रोटी के टुकड़े और दाने डालती रहती है। लेकिन कुछ जंगली चिड़िया अक्सर उनके घोंसले तोड़ देती हैं और उनके अंडे भी गिरा देती हैं। तो लेखक की पत्नी मासूम चिड़ियों और उनके बच्चे को उन जंगली पक्षियों से बचाने का प्रयत्न करती है, लेकिन लेखक उन्हें रोक देते हैं। उनका मानना है कि जब तक बुराई के प्रति खुद नहीं खड़े होंगे, तब तक बुराई का अंत नहीं होगा। दूसरे हमारे लिए कब तक खड़े होंगे? जब तक पक्षी अपने लिए खुद से नहीं लड़ेंगे, तब तक वो उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। यही कहानी हमें इस पाठ के माध्यम से बताई गई है। तो जो छोटे जीव होते हैं उनसे प्रेम करना हमें बहुत अच्छा लगता है। छोटे छोटे पक्षी, छोटे छोटे जानवर हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो कठिन परिस्थितियों का सामना हम कैसे करेंगे और हिम्मत न हार कर हम उन कठिन परिस्थितियों का सामना करना सीखते हैं, यही इस कहानी में हमें बताया गया है। तो कहानी हम शुरू करते हैं। गर्मियों के दिनों में मेरे घर के पीछे अक्सर हलचल मची रहती है। तो यहाँ पे लेखक अपने घर की कहानी बता रहे हैं कि घर के पीछे की साइड में गर्मियों में उनके घर के पीछे बहुत ही हलचल मची रहती है, बहुत ही शोर शराबा होता रहता है। किसका? पक्षियों का। तो यह ठीक है कि मेरी पत्नी पक्षियों के लिए ढेर सारे दाने और रोटी के टुकड़े घर के पीछे फेंक देती है। क्या आप भी ऐसे कभी करते हो? जैसे कबूतरों को हम दाने डालते हैं, चिड़ियों को हम दाने डालते हैं, तो वैसे ही लेखक की पत्नी भी बहुत सारे दाने और रोटी के बचे हुए टुकड़े उनको फेंक देती थी। पर यह हलचल का कारण नहीं है। वास्तव में बात यह है कि जब मासूम चिड़िया दीवार या स्नान घर यानी बाथरूम के कोनों में अपने घोंसले बना लेती हैं, तब शार्कें तुरंत हाजिर हो जाती हैं। तो कभी आपके घर पे भी चिड़िया ने या कबूतर ने अपना घोंसला बनाया है? तो उसमें जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है, घर में चहल पहल रहती है। तो यहाँ पे भी जो चिड़िया होती हैं, जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, तो वो दीवार के और जो बाथरूम के कोने होते हैं वहां पे घोंसले बना लेती हैं। तो वहां पे जो शार्की होती है, शार्की एक पक्षी का ही नाम है जो चिड़िया से थोड़ा बड़ा होता है, तो तुरंत वहां पे आ जाते हैं वो घोंसले देखकर। तो चिड़िया जो भी तिनका तिनका इकट्ठा करती हैं, शार्कें उनको एक एक कर बिखेर देती हैं, पर चिड़िया मोर्चे पर डटी रहती है। लेकिन चिड़िया उसको बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है कि शार्कें उनका घर ना उजाड़े। प्रत्येक वर्ष ऐसा ही होता है। कुछ दिन पहले की बात है। दोपहर के बाद जब मेरी पत्नी घर के पीछे गई, तो उसने देखा कि घोंसले के नीचे धरती पर एक अंडा टूटा पड़ा था। तो हर साल ऐसे ही होता है। हर साल चिड़िया अपना घोंसला बनाती है और वो शार्कें आकर उनके घोंसले तोड़ देती है। तो कुछ दिन पहले की ही यह बात है कि दोपहर के बाद जब लेखक की पत्नी घर के पीछे गई, तो उसने देखा कि घोंसले के नीचे धरती पर एक अंडा टूटा हुआ पड़ा था। यह शार्कों की शरारत है। उसने गुस्से से कहा,
मैं शार्कों को इस घर में नहीं आने दूंगी। पक्षियों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है। तो लेखक ने कहा कि पक्षियों के ऊपर कोई भी रोक टोक हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हम कब तक बाहर खड़े रहेंगे, कब तक उनको आने से रोकेंगे हम। वो तो कहीं से भी कभी भी आ जाते हैं। तो चिड़िया ने हमारे घर में घोंसला बनाकर अंडे दिए हैं। हमारा फर्ज है कि उनकी रखवाली करना। उस दिन बात वही समाप्त हो गई। तो जब भी चिड़िया हमारे घर में घोंसला बनाती है तो हम उसी के पास नहीं बैठे रहेंगे उनकी देखभाल करने के लिए, उनकी रखवाली करने के लिए। हम कभी ना कभी तो अपने काम के लिए बाहर जाएंगे ही। तो लेखक की जो पत्नी है उन्होंने कहा कि अगर चिड़िया ने हमारे घर में घोंसला बनाया है तो हमारा फर्ज है उसकी रक्षा करना, जबकि हमारा फर्ज नहीं है। चिड़िया का ही काम है कि वो अपने घोंसले की रक्षा करे। लेकिन लेखक की पत्नी है नहीं समझ पा रही थी। तो उस दिन वह बात वहीं पे समाप्त हो गई। इसके आगे वो चर्चा नहीं हुई थी। तो कॉलेज में छुट्टियां थी और मैं सप्त सिंधु के लोगों के बारे में अपना शोध पत्र पूरा कर रहा था। लेखक जो है वो कॉलेज में थे, तो कॉलेज की छुट्टियां शुरू हो गई, तो वो सप्त सिंधु नाम का कोई प्रोजेक्ट शुरू था उनका। तो उस पे वो शोध पत्र पूरा कर रहे थे। तो जिसका सार यह था कि वैदिक काल के आर्य लोगों से लेकर आज तक सप्त सिंधु अथवा पंजाब के लोगों को विदेशी हमलावरों और प्रकृति के निर्दयी शक्तियों से युद्ध करना पड़ा है। तो जो शोध पत्र वो लिख रहे थे उसका सार यह था कि वैदिक काल में आर्य लोग जो थे वो आज तक सप्त सिंधु अथवा पंजाब के लोगों के ऊपर जो विदेशी हमले होते थे और प्रकृति की जो निर्दयी शक्तियों के से युद्ध करना पड़ रहा था वो कभी भी समाप्त नहीं हुआ है। तब जाकर वे अपने आप को इस धरती पर स्थापित कर सके हैं। तो उनसे ये सब युद्ध करके, प्रकृति के जो भी युद्ध होते हैं, जो विदेशी लोगों के जो युद्ध होते हैं, उनसे वो आगे बढ़कर अब अपने आप को इस धरती पर स्थापित वो कर चुके हैं। अब तो इस धरती पर वातावरण में ऐसे शौर्यपूर्ण भाव व्याप्त हैं जो हर किसी को जुल्म के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रेरित करते हैं। तो धरती का जो वातावरण है, तो उस वातावरण में ऐसे शौर्यपूर्ण यानी वीरता से भरे हुए भाव जो है वो व्याप्त यानी भरे हुए हैं, जो हर किसी को जुल्म यानी कि अत्याचार होते हैं उसके विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रेरित करते हैं। एक दिन दोपहर के वक्त मेरी आंख लगी ही थी कि मैंने घर के पिछवाड़े में पक्षियों के चीख पुकार और बहुत जोर का शोर सुना। लेखक जो है एक दिन दोपहर में ऐसे थोड़ा सा सुस्ता रहे थे, सो रहे थे, तो उन्होंने घर के पिछवाड़े यानी पीछे की साइड में पक्षियों की चीख पुकार जोर जोर से उनकी आवाजें सुनी। तो वो तुरंत उठकर बैठ गए कि भाई क्या हो रहा है पीछे। तो मेरी पत्नी कह रही थी ये शार्कें चिड़िया के बच्चे को नहीं छोड़ेंगी। तो क्या कर लेंगी? मार देंगी। लेखक की पत्नी ने कहा कि वो उनको मार देंगी। क्यों? क्या पक्षियों में भी ईर्ष्या होती है? आपका क्या ख्याल है, आदमियों में ही होती है? तो उन्होंने कहा कि क्या आदमियों में ईर्ष्या होती है? हर एक प्राणी में ये सब सारे भाव होते हैं। तो अभी हम बात कर ही रहे थे कि चिड़ियों की चींची का बहुत बड़ा तूफान उठा और मेरी पत्नी तुरंत उठकर आगे आई, पर मैंने उसकी बाजू पकड़कर रोक लिया। तो उनकी जो चींची की आवाज थी वो बहुत अधिक बढ़ गई। लेखक की पत्नी जो वो बाहर जाने के लिए खड़ी हुई, लेकिन लेखक ने उसको पकड़ लिया। चिड़ियों को अपनी सहायता स्वयं करने दो, मैंने कहा। वह एकदम बोली, वे कमजोर हैं। नहीं, तुम ही उनको कमजोर समझती हो। तो क्या? तुम उनको शार्कों के विरुद्ध लड़ने दो, हम हर समय उनके साथ नहीं रह सकते। उसने धैर्य से कहा, मैं देख तो लूं क्या हो रहा है। अवश्य देखो, पर उनकी लड़ाई में दखल मत देना। तो यहाँ पे लेखक अपनी पत्नी को समझाते हुए कह रहे हैं कि जो चिड़िया है वो कमजोर नहीं है, तुम उनको कमजोर बना दोगी उनकी सहायता करके। उनको अपनी सहायता खुद को करने दो। क्या कभी ऐसी बातें आपको अपनी मम्मी ने भी समझाई होंगी कि मैं हर समय तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ, तुम्हें खुद से ये सारी चीजें डील करनी होंगी, सब चीजों का मुकाबला तुम्हें खुद को करना होगा। आप कभी कुछ कई चीजों से डर जाते हैं, तो मम्मी पापा हमें यही समझाते हैं। तो वैसे ही लेखक अपनी पत्नी को भी यही समझा रहा था कि हम हर समय उनके साथ नहीं रह सकते हैं, उनको अपना मुकाबला खुद करना पड़ेगा। इस तरह बुराई को बढ़ावा मिलता है, उसने प्रतिवाद किया। लेखक की पत्नी जो कह रही है कि इस तरह बुराई को बढ़ावा मिलता है अगर हम उनको नहीं रोकेंगे।
तो उससे प्रतिवाद किया उसने। तो लेखक की पत्नी ने उनका विरोध किया। तो मैंने कहा, जिसके साथ बुरा होता है वह भी तो बुराई के विरुद्ध डटे, बुराई के विरुद्ध खड़े रहे। जिसके साथ बुरा हो रहा है क्या उसको खड़ा नहीं होना चाहिए? अच्छा फिर लड़ने दो, पत्नी ने बात खत्म कर दी। तो दोपहर को हमने पीछे बरामदे में जाकर जाली के दरवाजे से देखा कि 5 शार्कों ने चिड़ियों के घोंसले को घेरा हुआ है। तो चिड़िया और चिड़ा दोनों ही घोंसले के आगे बैठे शार्कों का मुकाबला कर रहे थे। कभी एक साथ 2 शार्कें घोंसले पर हमला करती और कभी 3। चिड़िया का बच्चा घोंसले के पीछे बैठा जोर जोर से चींची कर रहा था। वो भी बहुत डरा हुआ था कि भाई आज तो शिकारी आ गए और उसको पकड़ कर ले जाएंगे या उसको खा जाएंगे। पता नहीं क्या कह रहा था वो चिड़िया का बच्चा। तो चिड़ियों के घोंसले पर हमला करने वाली शार्कें बहुत लड़ाकू और फुर्तीली थी। उनका रंग सांवला और पीली नुकीली चोंचें थी। मैंने अपनी पत्नी से हंसकर कहा, शार्कों का रंग इनकी ईर्ष्या के कारण ही सांवला हुआ होगा। तो लेखक को मजाक सूझा। उन्होंने मजाक मजाक में हंसकर कहा कि शार्कों में बहुत ज्यादा ईर्ष्या होती है, बहुत ज्यादा जलन होती है दूसरों के प्रति, इसीलिए उनका कलर जो रंग है, कलर जो है उनका सांवला हो गया होगा। उस समय जितने गुस्से से शार्कों ने चिड़ियों पर हमला किया और चिड़ियों ने उस हमले को रोका, वैसा अक्सर इंसान भी नहीं कर सकते हैं। तो अब चिड़िया के बच्चों पे हमला हो रहा है तो चिड़िया तो सामने से जवाब देगी ना, तो वैसे ही वहां पे हो रहा था। दोपहर का समय था और पक्षी एक दूसरे का मुकाबला करके थक गए थे। ऐसा लग रहा था कि शार्की निराश हो गई थी। उनकी उड़ान में पहले जैसा उत्साह नहीं था। चिड़िया और चिड़ा भी डटे हुए थे, भले ही वे थक गए थे। उनकी सांसें तेजी से चलती प्रतीत हो रही थी, पर उनको लग रहा था कि अगर आज वे अपने बच्चे को ना बचा सके तो शर्म से मर जाएंगे। तो ऐसे ही इंसानों में भी होता है। अब हमारे जो मम्मी पापा हैं वो हमारी रक्षा के लिए, हमें हर जगह बचाने के लिए कैसे आगे खड़े रहते हैं, तो वैसे ही प्राणी जानवरों में भी होता है, पक्षियों में भी होता है। बात क्या है, मैंने पूछा। एक बिल्ली भी घोंसले की ओर झांक रही है, पर वह ऊपर नहीं पहुंच सकती, मेरी पत्नी बोली। चिड़ियों के दुश्मन बहुत हैं, मैंने कहा, पर फिर भी ये हर जगह होती हैं। खुले आकाश में विचरती हैं, यानी उड़ती हैं, और कभी किसी का भय नहीं मानती हैं। तो चिड़ियों के ही दुश्मन बहुत होते हैं ऐसा नहीं है। हर एक जानवर के, हर एक इंसान के भी दुश्मन बहुत होते हैं। हर एक जानवर के पीछे एक ना एक जानवर लागू रहता है कि उसको वो खा जाएगा, फिर उसके पीछे भी कोई ना कोई जानवर रहता है। लेखक की पत्नी ने कहा कि उसके दुश्मन बहुत होते हैं, पर फिर भी ये हर जगह होती है। मतलब ये हर जगह होता है कि खुले आकाश में वो विचरती हैं और घूमती हैं और कभी किसी का भय नहीं मानती। अगर वो भय से डरने लग गई तो वो अपना दाना पानी के लिए कभी भी कहीं पे नहीं जा सकती हैं। तो उस समय हमने देखा कि चिड़ियां चींची करके शार्कों को ललकार रही थी। कि चिड़ियों में अभी हौसला आ गया था, हिम्मत आ गई थी कि उन्होंने शार्कों को डराकर भगा दिया। तो इसी हिम्मत की वजह से वो फिर से उनको युद्ध के लिए ललकार रही थी, बुला रही थी शार्कों को कि हिम्मत है तो करो मुकाबला। मैंने कहा, हमलावर यानी हमला करने वाले तब तक ही हिम्मत होती है जब तक कि कोई उनका मुकाबला नहीं करता, क्योंकि जुल्म करने वाले के पास प्राकृतिक शक्ति नहीं होती है। तो जो जुल्म करते हैं उनमें प्राकृतिक शक्ति नहीं होती है, क्योंकि जुल्म करने वाले बहुत ही बुरे होते हैं। तो कोई उनका मुकाबला तभी तक करता है जब तक उनका जुल्म कोई सामने वाला सहता है। जब सामने वाला हिम्मत के साथ में उनके सामने खड़े हो जाए तो जुल्म करने वाला अपने आप पीछे हट जाएगा। सूरज पश्चिम की ओर अस्त हो रहा था। हम लोग बरामदे में बैठे शाम की चाय पी रहे थे। अब तक बच्चे भी उठ गए थे, परंतु उनको बिल्कुल मालूम न था कि चिड़ियों ने शार्कों का कैसे मुकाबला किया। तो मेरी पत्नी संतुष्ट थी। वह सोच रही थी कि अगर जुल्म करने वाले का मुकाबला किया जाए तो जुल्म रुक सकता है। अभी हमने चाय खत्म भी नहीं की थी कि पीछे से फिर पक्षियों का शोर उठा कि ये जो चक्र है वो चलता ही रहता है। ऐसे नहीं कि एक बार आपको किसी ने परेशान किया तो दोबारा नहीं करेगा। तो जब वो लेखक और उनकी पत्नी चाय पी रहे थे तो तभी उनको पीछे से फिर से शोर सुनाई दिया कि फिर से यही चक्र शुरू हो रहा था। लेकिन चिड़ियों को अभी हौसला आ गया था, हिम्मत आ गई थी, तो वो अपना मुकाबला स्वयं
कर सकती थी। बेटा तेजी से आंगन की ओर बढ़ा और फिर तुरंत वापस आ गया। बोला, मम्मी जी भाग कर आओ। तो अभी लेखक की पत्नी का बेटा वहां पे गया और उन्होंने अपनी मम्मी को आवाज लगाई कि मम्मी तुरंत यहाँ पर आओ। हम सभी जल्दी से घर के पीछे की साइड में गए। दृश्य सचमुच ही दिलचस्प था। चिड़िया का बच्चा घोंसले में से निकलकर आंगन में आ गया था और सारी चिड़िया उनको अपने साथ उड़ना सिखा रही थी। उसके पर उड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे और उसका शरीर भी ताकतवर था। तो यहाँ पे एक चिड़िया का बच्चा उड़ने की कोशिश कर रहा था और सारी चिड़िया उसको उड़ाने की प्रैक्टिस कर रही थी। तो यह तो कुछ ही दिनों में इतना बड़ा हो गया, मेरी पत्नी ने खुश होकर कहा। मैंने कहा, तुम्हें मालूम नहीं, मुकाबला आदमी को शक्तिशाली बना देता है। अगले ही पल एक जोरदार चींची की आवाज गूंजी और वह बच्चा पूरे जोर से दीवार के ऊपर से बिजली के तारों को पार करता हुआ विस्तृत यानी फैले हुए आकाश में उड़ गया। तो यहाँ पे जो चिड़िया का बच्चा है वो इतना सब कुछ देखकर उसमें इतनी हिम्मत आ गई थी कि वो तुरंत वहां से उड़ा और खुले आकाश में वो उड़ने लग गया था। तो यहाँ पे हमारा पाठ समाप्त होता है। आगे हम बढ़ते हैं श्रुतलेख की ओर। तो श्रुतलेख के लिए हमारे पास शब्द हैं मोर्चे, पाबंदी, फर्ज, सप्त सिंधु, वैदिक, निर्दयी, स्थापित, शौर्यपूर्ण, व्याप्त, प्रेरित, पिछवाड़े, सांवला, अस्त, विस्तृत। आगे हम बढ़ते हैं मौखिक और लिखित प्रश्नों की ओर। तो मौखिक का पहला प्रश्न है, लेखक के घर के पीछे हलचल क्यों मची रहती थी? तो लेखक के घर में मासूम चिड़िया दीवार या स्नानाघर के कोनों में घोंसले बना लेती थी, तब शार्कें उनको बिखेर देती थी, लेकिन चिड़िया मोर्चे पर डटी रहती थी, इसलिए लेखक के घर के पीछे हलचल मची रहती थी। ख है, लेखक की पत्नी शार्कों से क्यों नाराज थी? तो लेखक की पत्नी ने घोंसले के नीचे धरती पर एक अंडा टूटा पड़ा देखा था। उसे लगा वह शार्कों का ही काम है, इसलिए वह उनसे नाराज थी। ग है, लेखक ने पत्नी को बाजू पकड़कर क्यों रोका? तो लेखक ने पत्नी को बाजू पकड़कर इसलिए रोका क्योंकि वह चिड़ियों को शार्कों से बचाने जा रही थी, जबकि लेखक चाहता था कि चिड़िया अपनी लड़ाई स्वयं लड़े। घ है, चिड़ियों और शार्कों के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं? तो चिड़ियों और शार्कों के माध्यम से लेखक यह संदेश देना चाहते हैं कि विपक्षी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसमें तब तक ही हिम्मत होती है जब तक सामने वाला मुकाबला नहीं करता। मुकाबला कमजोर आदमी को भी शक्तिशाली बना देता है। आगे हम बढ़ते हैं लिखित प्रश्नों की ओर। तो लिखित का पहला प्रश्न है, लेखक का शोध पत्र किस बारे में था? तो लेखक के शोध पत्र का सार यह था कि वैदिक काल के आर्य लोगों से लेकर आज तक सप्त सिंधु अथवा पंजाब के लोगों को विदेशी हमलावरों और प्रकृति की निर्दयी शक्तियों से युद्ध करना पड़ा है, तब जाकर वे अपने आप को इस धरती पर स्थापित कर सके हैं। अब तो इस धरती पर वातावरण में ऐसे शौर्यपूर्ण भाव व्याप्त हैं जो हर किसी को जुल्म के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रेरित करते हैं। ख है, चिड़ियों और शार्कों के मुकाबले का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। शार्कें ताकतवर थी और चिड़िया कमजोर, लेकिन चिड़िया बिना डरे मुकाबले में डटी हुई थी। चिड़िया और चिड़ा अपने बच्चे की रक्षा के लिए घोंसले के आगे बैठी थी। शार्कों ने 2 या 3 के झुंड में हमला किया था, तो घोंसले में बैठा बच्चा डर के मारे चींची करने लगा। उस समय चिड़ियों ने जितने गुस्से से उस हमले का जवाब दिया, वैसा शायद इंसान भी नहीं कर सकते। ग है, यह कैसे पता चलता है कि लेखक की पत्नी पक्षियों से प्रेम करती थी? तो लेखक की पत्नी का चिड़ियों के लिए दाने, रोटी के टुकड़े आदि डालना, उन्हें शार्कों से बचाने के लिए व्याकुल होना, यह जताते हैं कि वह पक्षियों से प्रेम करती थी। घ है, कहानी के अंत में क्या हुआ? तो कहानी के अंत में चिड़िया का बच्चा जब घोंसले से बाहर निकल कर आया तो सभी चिड़िया उसे उड़ना सिखाने लगी। तो चिड़िया के बच्चे का शरीर अब ताकतवर था और उसके पर उड़ने के लिए तैयार थे। उसने पूरा जोर लगाया और जोरदार ची ची की आवाज के साथ दीवार के ऊपर से बिजली के तारों को पार करता हुआ खुले आकाश में उड़ गया। ड़ है, पाठ के आधार पर लेखक उनकी पत्नी के चरित्र की विशेषताएं लिखिए।
तो लेखक व्यावहारिक है, वे जीवन की कटु सच्चाइयों को जानते हैं। वे जानते हैं कि जब तक हम स्वयं प्रयास नहीं करेंगे तब तक विजेता नहीं बन सकते। इसके विपरीत लेखक की पत्नी संवेदनशील है, दूसरों की सहायता करने का सदैव तत्पर रहती है। वे पक्षियों से भी बहुत प्रेम करती हैं, इसलिए हर समय उन्हें शार्कों से बचाने को तैयार रहती हैं। आगे हम बढ़ते हैं आशय स्पष्ट कीजिए की ओर। तो आशय स्पष्ट कीजिए का पहला है, जुल्म करने वाले के पास प्राकृतिक शक्ति नहीं होती। तो जो व्यक्ति निर्दयी होता है, दूसरों पर अत्याचार करता है, उसमें तभी तक हिम्मत होती है जब तक कि सामने वाला पलट कर उसका मुकाबला न करे। उसमें मन की शक्ति नहीं होती। दूसरा है, मुकाबला आदमी को शक्तिशाली बना देता है। तो जब व्यक्ति अत्याचार का सामना करता है तो उसमें प्राकृतिक रूप से हिम्मत आ जाती है जो उसे शक्तिशाली बना देती है। अगला है हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। तो पहला है, शार्कों ने लेखक के घर में घोंसला बना लिया था। नहीं। दूसरा है, घोंसले से अंडा गिर पड़ा था। हाँ। तीसरा है, चीड़ा चिड़िया शार्कों से मुकाबला कर रहे थे। हाँ। चौथा है, बिल्ली चिड़िया के बच्चों को खा गई थी। नहीं। पांचवा है, चिड़िया का बच्चा उड़ना सीख गया था। हाँ। आगे हम बढ़ते हैं सोचकर लिखिए का प्रश्न। परीक्षा के दिनों में अपनी नोटबुक खो जाने के कारण कोई मित्र आपसे मदद मांगने आए तो आप क्या करेंगे? तो आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं अपने मित्र की नोट्स बनाने में मदद करूंगा। अगर उसे जरूरत पड़ी तो उसके साथ बैठकर संबंधित विषय का अभ्यास भी करूंगा, जिससे वह परीक्षा में अच्छे नंबर ला सके। इसी प्रकार छात्र अपने ज्ञान और विवेक से उत्तर दे सकते हैं। इसमें आप अपनी तरफ से भी बहुत कुछ ऐड कर सकते हो। आगे हम बढ़ते हैं भाषा से व्याकरण के प्रश्नों की ओर। तो भाषा से का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। निर्दयी, दयालु, युद्ध, शांति, वाद, प्रतिवाद, बुराई, भलाई, प्राकृतिक, अप्राकृतिक, विस्तृत, संकीर्ण। दूसरा है, नुक्ते वाले, जो पाठ में से कुछ नुक्ते वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है उनकी सूची हमें यहाँ पे बनानी है। तो फर्ज, फर्ज, जुल्म, बाजू, तूफान, कमजोर, तेजी, जोरदार। प्रश्न संख्या 3 है, संतुष्ट और प्रतिवाद शब्दों में क्रमशः सम और प्रति उपसर्ग है। तो इनसे 5-5 शब्द हमें लिखने हैं सम और प्रति से। तो सम से है संयोग, संवाद, संलग्न, संदेश, संदिग्ध। प्रति से है प्रतियोगिता, प्रतिदिन, प्रतिदर्श, प्रतिकार, प्रतिबद्ध। प्रश्न संख्या 4 है, संज्ञा शब्दों के भेद। तो यहाँ पे दिए गए शब्दों को संज्ञा भेद के अनुसार लिखने हैं। येलो पट्टी में आपको शब्द दिए गए हैं। नीचे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा दी गई है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं पंजाब, सप्त सिंधु, चंद्रप्रभा। जातिवाचक संज्ञा के हैं चिड़िया, शारक, बिल्ली। भाववाचक संज्ञा है ईर्ष्या, गुस्सा, बुराई। प्रश्न संख्या 5 है, दिए गए शब्द युग्मों को उचित भेद के अंतर्गत चुनकर लिखने हैं। येलो पट्टी में आपको शब्द दिए गए हैं। नीचे है पुनरुक्त शब्द युग्म, समानार्थक शब्द युग्म, विपरीतार्थक शब्द युग्म और सार्थक निरर्थक शब्द युग्म। तो पहला है पुनरुक्त शब्द युग्म, यानी फिर से वही शब्द आया हो, एक एक, तिनका तिनका। दूसरा है समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द, तो दौड़ते, भागते, घिसा, पिटा। तीसरा है विपरीतार्थक यानी अपोजिट वर्ड्स टाइप, तो उदय, अस्त, इधर, उधर। अगला है सार्थक और निरर्थक, यानी एक सार्थक हो जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, निरर्थक यानी जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो। तो चाय, वाय, बीमार, बीमार। प्रश्न संख्या 6 है, एक यहाँ पे अपठित गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, कोयल को क्या आश्वासन मिला? तो कोयल को पेड़ों के काटने पर रोक लगाने का तथा संसार को और हरा भरा बनाने का आश्वासन दिया गया। ख है, कोयल ने अपने परिचय में क्या कहा? तो कोयल ने कहा, मैं कहाँ जन्मी, पली और बड़ी हुई हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। संगीत के प्रति लगन मुझे स्वयं भगवान ने दी। मुझे नहीं पता कि मैं काली हूँ या गोरी, मैं तो बस साधना करती हूँ। तीसरा है, साधक की क्या विशेषताएं होती हैं? तो
गद्यांश में दिया गया है, साधक अपने प्रचार के लालच में नहीं पड़ता, नहीं तो साधना कभी पूरी नहीं होती। घ है, कोयल की क्या इच्छा है? तो कोयल की इच्छा है कि यदि किसी को उसकी साधना से सुख मिले या साधना के प्रति लगन उत्पन्न हो तो वह अपनी साधना को सफल समझेगी। तो यहाँ पे हमारा पाठ और उसके प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।